गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम मौद्रिक नीति को कवर करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। इसीलिए आपको यहाँ पे आरबीआई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति को बनाता है और रेगुलेट करता है। तो मौद्रिक नीति जो टॉपिक है उसे आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स की कुछ एक स्ट्रक्चर, एक बेस, कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे आज, और एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में फॉर्म करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें उसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा पता हो कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम कौन से टॉपिक या किस विषय की हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके अलावा कितने भागों में इसे बांटा गया है और कौन से पार्ट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो एक रफ स्ट्रक्चर, एक आइडिया आपको हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो आज हम इकोनॉमिक्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अर्थ का विज्ञान है, और ये बात कही है एडम स्मिथ ने। ये डेफिनेशन जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने दी है कि अर्थशास्त्र अर्थ का विज्ञान है। अर्थशास्त्र में हम मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र अर्थ का विज्ञान है और इसमें हम मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की जरूरतों और उसकी पूर्ति को संतुष्ट करता है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ का विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की जरूरतों को और उनकी पूर्ति को संतुष्ट करता है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आखिर हम इसमें पढ़ते क्या हैं और इसकी क्या डेफिनेशन है। तो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उन्हीं के द्वारा दी गई और बहुत सिंपल डेफिनेशन आप ध्यान रख सकते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ का विज्ञान है। अर्थ का मतलब धन से है, और अर्थशास्त्र में हम अध्ययन किसका करते हैं? तो मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का। आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं? तो वो सभी एक्टिविटीज़, वो सभी क्रियाकलाप जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, जिनमें लाभ और हानि ये दोनों तत्व शामिल होते हैं, उसे हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। तो इसकी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में। अब देखिए, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी 1776 में, इसका प्रकाशन हुआ था, पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। देखिए, कोई भी देश किन विधियों के द्वारा अपने संसाधनों का, अपनी क्षमताओं का अधिकतम दोहन कर सके, अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, अपनी जनसंख्या की खुशहाली के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, तो इसके लिए सिद्धांतों का, अवधारणाओं का विकास हुआ। और इसी क्रम में पहला सशक्त प्रयास किया गया था स्कॉटलैंड के दार्शनिक और अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा, और इसीलिए हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को। इनकी बुक का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, या फिर सिर्फ द वेल्थ ऑफ नेशंस भी दिया हुआ मिल सकता है, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। अब हम दो पार्ट में डिवाइड करके इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, क्योंकि माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक फर्म, इनका अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन यदि किया जा रहा है तो वो शामिल होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं
माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 घटक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। ये आपको नाम से ही आइडिया लग रहा होगा कि इस सिद्धांत में क्या होता है, उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, यानी कोई व्यक्ति अपनी आय का किस तरह से बंटवारा करता है, किस तरह से अपने आय का आवंटन करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसे हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। दूसरा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, और वो है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक उत्पादक किस तरह से निर्णय लेता है, प्रोड्यूसर जो है वो किस तरह से निर्णय लेता है कि उसे किन वस्तुओं का, किन सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है, इसका निर्णय लेना, ये हम पढ़ते हैं उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में। और एक है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत में बाजार में वस्तुओं की कीमत किस तरह से निर्धारित होती है, कौन से फैक्टर उन्हें अफेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं हम किसमें, कीमत सिद्धांत में। इसमें कीमत सिद्धांत सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों ही कंपोनेंट हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कीमत सिद्धांत, कि किसी भी वस्तु की कीमत किस तरह से बाजार में तय होती है। तो ये हम पढ़ते हैं कीमत सिद्धांत के तहत। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में क्लियर है आई थिंक। अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां माइक्रो में हम एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग की बात करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र, नाम से ही पता चल रहा है, समष्टि यानी समस्त, यानी समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे राष्ट्रीय आय, किसी देश की आय, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति जिसे आज हम पढ़ने वाले भी हैं, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति और अपस्फीति, बजट, विनिमय दर, भुगतान संतुलन, मुद्रा की आपूर्ति और साख सृजन, ये सारे टॉपिक किस में आते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। तो 2 पार्ट में, बहुत सिंपल सी बात अभी तक हमने जानी है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से कंपोनेंट हैं, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी अर्थशास्त्र की अवधारणाओं और सिद्धांतों का वास्तविक कार्य रूप होता है, वो कहलाती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमी अपने आप में, अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है, क्योंकि इससे आपको कोई भी आइडिया नहीं लगता कि किसकी बात चल रही है। जैसे अगर आपको यूँ कहा जाए कि अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में डगमगा गई है, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात चल रही है, या मेरे घर की अर्थव्यवस्था की बात चल रही है, या विश्व की अर्थव्यवस्था की बात चल रही है, किसकी अर्थव्यवस्था की बात चल रही है। यानी अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक इसके आगे किसी देश या क्षेत्र विशेष का नाम ना हो, तो तब तक ये अधूरा शब्द है। इसीलिए जैसे कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो इससे एक सेंस निकलता है, हमें पता चलता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ टाइम ड्यूरेशन, किसी क्षेत्र विशेष या फिर देश के नाम के साथ में अवधि भी इम्पॉर्टेंट होती है इसमें, कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन कब से कब तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। यदि टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ होगा तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि हम 50 के दशक की बात कर रहे हैं, 60 के दशक की बात कर रहे हैं, या हम इस वर्तमान में जो पेंडेमिक आया इस समय की बात कर रहे हैं, कब की भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अवधि भी इम्पॉर्टेंट होती है, ये ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बताना भी। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती क्या है, जो कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के सामने चैलेंज है, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो अन्य किसी विकसित देश की अर्थव्यवस्था हो। चुनौती क्यों है? क्योंकि देखिए संसाधन सीमित हैं, और संसाधन सीमित हैं इसीलिए उनका उत्पादन, उनका वितरण, उनका इष्टतम उपयोग करना एक चैलेंज होता है हमारे लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सीमित संसाधनों का इष्टतम दोहन करके अपने समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती रहा है। अगर संसाधन बहुत मात्रा में होते, यानी सीमित नहीं होते, असीमित होते, अनलिमिटेड होते, तो आप सोचिए अर्थव्यवस्था की जरूरत ही नहीं होती।
इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्यों इकोनॉमिक्स है, क्यों हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे सामने चैलेंज है कि हमारे संसाधन सीमित हैं और हमें उन्हीं से अपना काम चलाना है। तो इसीलिए ये एक चैलेंज है। क्या अर्थव्यवस्था की चुनौती क्या है? एक तो उत्पादन, प्रोडक्शन, और दूसरा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन चुनौती है कि भी हम किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में कैसे उत्पादन करें। वो उत्पादन निवेश के द्वारा होता है, तो निवेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है या निजी निवेश के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। और निजी निवेश को भी फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देसी और विदेशी। तो उत्पादन क्या है? बहुत बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था के सामने। इसके अलावा वितरण भी अपने आप में एक चुनौती है कि उत्पादन तो हो गया, लेकिन अब इसका वितरण किस तरह से करेंगे? क्योंकि आप सोचिए, अगर भारत में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या हमारी जनसंख्या के अनुपात में वो प्रोडक्शन बहुत असीमित होता है? कभी भी नहीं, बहुत सीमित होता है। इसीलिए उनकी कीमत होती है, और वो कीमत इसीलिए बढ़ती जाती है क्योंकि संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं और ज़रूरतें असीमित हैं। और इसीलिए उनसे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त करने की मनुष्य कोशिश करता रहता है। यही हम सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति पे लागू होती है, यही हमारे घर परिवार पे लागू होती है, यही हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्टेट, हमारे देश और फिर पूरे विश्व और फिर पूरी धरती की यही समस्या है कि संसाधन सीमित हैं। अगर वो असीमित होते तो इन सब मानव गतिविधियों की आवश्यकता ही नहीं होती। देखिए, वितरण जो है वो भी तीन तरह का हो सकता है, या तो सरकारी वितरण, या बाजार वितरण, या मिश्रित वितरण। यानी जो प्रोडक्शन हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो गवर्नमेंट कर रही हो, या फिर बाजार के हवाले छोड़ दिया जाए, या फिर मिश्रित वितरण यानी गवर्नमेंट भी करे और प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति हो वितरण करने की। जैसे आपने अभी जो मोबाइल आपने ले रखा है, जिसके थ्रू आप ये क्लास देख रहे हैं, उसमें जो सिम डली हुई है वो BSNL की भी हो सकती है, यानी सरकारी भी वितरण हो सकता है। वो किसी आइडिया या फिर जियो किसी निजी कंपनी की भी हो सकती है। एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, तो ये निजी कंपनियां हैं तो निजी वितरण हो सकता है। यानी इसमें सरकारी और निजी दोनों वितरण होते हैं, तो हम उसे कहते हैं मिश्रित वितरण। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हम एक रफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं अपने माइंड में कि आखिर ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या क्या हैं। तो ये इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस हैं। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रारूप। इकोनॉमी के कितने पार्ट में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है और ये किस आधार पे किया गया है वो भी देखते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका आधार क्या है डिवाइड करने का? कि सरकार का किसी भी अर्थव्यवस्था में कितना हस्तक्षेप है, यानी कितने कंट्रोल में, कितने नियंत्रण में सरकार अर्थव्यवस्था को रखती है, इस आधार पे ये विभाजन किया गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है, प्रतियोगिता बाजार के हवाले छोड़ दी जाती है। और एडम स्मिथ का मानना था कि एकाधिकार नहीं होना चाहिए, इसमें मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण बाजार के हवाले छोड़ दो, अपने आप अदृश्य हाथों के द्वारा संतुलन बना रहेगा। तो ये मानना था एडम स्मिथ का। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव भी एडम स्मिथ के द्वारा ही माना जाता है। जो बुक इन्होंने लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसी से इसका उद्भव माना जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पूर्ण प्रतियोगिता होती है और बाजार के हवाले उत्पादन और वितरण को छोड़ दिया जाता है और अदृश्य हाथों के द्वारा संतुलन बना रहता है, ऐसा मानना था। लेकिन देखिए, प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फिर प्योर स्टेट इकोनॉमी ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। वो अभी हम देखेंगे कि क्यों नहीं कर सकती। पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी भी बहुत सफल अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है। कुछ देश अपना सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं होती है। अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन हाँ, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स, सबसे ज़्यादा लक्षण जो दिखाई देते हैं वो अमेरिका की इकोनॉमी में दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी का उद्भव कैसे हुआ था? देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था बोल्शेविक क्रांति 1917 के उपरांत पूर्व सोवियत संघ में उद्भव हुआ। देखिए,
जो व्यवस्था पहले से चली आ रही होती है उसके विरोध के रूप में नई अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था छोड़ दिए, इकोनॉमिक्स को छोड़ दीजिए, कोई भी सिस्टम जो चल रहा है उसके विरोध में नया सिस्टम डेफिनेटली आता ही आता है। तो ठीक इसी तरह से इसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध के रूप में आई थी राज्य अर्थव्यवस्था। देखिए, सैद्धांतिक जड़ जो थी वो जैसे ही कार्ल मार्क्स का नाम ध्यान आया आप तुरंत समाजवाद समझ जाया करो। तो सैद्धांतिक जड़ जो थी वो थी जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप इसका उद्भव हुआ था। पूंजीवादी को काउंटर करने के लिए इस अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ था और ये कार्ल मार्क्स के विचारों से उद्भव हुआ था इसका स्टेट इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था का। क्योंकि मार्क्स क्या मानते थे कि इस पूरी अर्थ पे यानी पूरे विश्व में सभी देशों में दो तरह के वर्ग एग्जिस्ट करते हैं, एक हैव नोट्स। एक वंचित वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, एक बुजुर्गा वर्ग है। हैव्स वो हैं जिनके पास संसाधनों पे कब्जा है और हैव नोट्स वो हैं जिनके हक में कभी संसाधन आए ही नहीं। तो मार्क्स का मानना था कि यदि बाजार के हवाले, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार के हवाले रहता है सब कुछ, तो यदि बाजार के हवाले छोड़ दिया जाएगा उत्पादन को भी वितरण को भी, तो जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो हमेशा गरीब और वंचित ही बना रहेगा। क्योंकि जो हैव्स हैं, जो संसाधनों पे कब्जा किए बैठे हैं, वो कभी इक्वलिटी आने ही नहीं देंगे। वो कभी भी संसाधनों को बंटवारा इस तरह से करेंगे ही नहीं कि वंचित और जिन वर्ग के पास है संसाधन उन दोनों में समानता आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मार्क्स का मानना था कि सरकार को, और सरकार यानी स्टेट को, एक तो पॉलिटी और एक यहाँ पे स्टेट का मतलब सरकार से है। स्टेट यानी राज्य, ये वो राज्य नहीं है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ऐसे नहीं। ये राज्य का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक इसी तरह हम राज्य शब्द का यूज करते हैं पॉलिटी में, तो तब भी उसका मतलब होता है हमारा देश, हमारी सरकार। तो मार्क्स का मानना था कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इवन सरकार को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना चाहिए उत्पादन को और वितरण को, और तभी समानता आ सकती है, तभी ये वंचित वर्ग, गरीब वर्ग ऊपर उठ सकता है। ऐसा मानना था मार्क्स का। खैर वो समाजवाद की बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट इकोनॉमी ने जन्म कैसे लिया, तो मार्क्स के विचारों से लिया और ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के काउंटर में आई। इसमें होता क्या है, राज्य को निरपेक्ष आर्थिक अधिकार होते हैं, यानी सारा कंट्रोल आर्थिक मामलों में, सारे अधिकार, सारा नियंत्रण होता है राज्य के पास, सरकार के पास। बाजार इसमें अनुपस्थित होता है, यानी निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें उत्पादन की सभी गतिविधियां जो हैं वो राज्य या सरकार के पास होती हैं और राज्य ही उत्पादन करता है और राज्य ही वितरण करता है, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही राज्य की भूमिका होती है। तो ये था स्टेट इकोनॉमी। अब हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आखिर जन्म कैसे हुआ, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और ये बात बिल्कुल लागू होती है कि ऐसी क्या जरूरत हुई कि मिक्स्ड इकोनॉमी आई, ऐसा विचार कैसे आया। तो देखिए 1929 की महामंदी द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम बहुत बार आपने सुना भी होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में, क्योंकि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है कीन्स को। तो कीन्स का नाम अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स पढ़ते समय आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए कीन्स के विचारों से उद्भव हुआ था मिक्स्ड इकोनॉमी का, और अभी तक कीन्स का नाम नहीं सुना है तो अब याद कर लेना, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे प्रमुख देश जो है वो भारत ही है एक्सरसाइज करने वाला मिक्स्ड इकोनॉमी को, तो इसलिए कीन्स का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। कीन्स की बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आई थी। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, ये इनकी किताब का नाम था। 1936 में कीन्स ने ही मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला प्रमुख देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी, जबकि पूंजीवादी में केवल निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था स्टेट इकोनॉमी में केवल सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार। यहाँ पे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। जैसे जो सिम का हमने एग्जाम्पल लिया था वो क्या है, सह अस्तित्व है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि बच्चों के पास सिम होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काम कर रहा है।
सरकार कार्य क्षेत्र निर्धारित करती है कि कौन सा सेक्टर जो है वो रहेगा गवर्नमेंट के पास में, कौन से सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है, ये डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। सरकार जो है या राज्य आर्थिक नियोजन करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी की सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारी सरकार, जैसे इसमें प्रमुख देश भारत है तो हम भारत के ही कंटेस्ट में समझते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी सरकार पहले प्लानिंग करती है कि कौन कौन से कार्य, कौन से उद्देश्य प्रायोरिटी पे हैं, यानी प्राइम फोकस रहेगा उन पे सरकार का, कौन से कार्य हैं जो सरकार बाद में करेगी। यानी हमारे पास एक प्लान होता है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है कार्यों को करते हुए, किस तरह से हमें हमारे देश के विकास को, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है। तो इसके लिए हमारे पास होती है प्लानिंग, यानी आर्थिक नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, सीमित प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, इनका कुशलतम उपयोग करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये हमारे गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि भी संसाधन सीमित हैं, उनको किस तरह से हम उपयोग में लें कि हमारा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास बढ़ता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशहाली, उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। तो ये सारे काम हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग के तहत करती है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो मानव आर्थिक गतिविधियां करता है, उन आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस या टर्सरी सेक्टर। इन 3 भागों में मानव की गतिविधियों को, जैसे उत्खनन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी, इन सबको डाल दिया है प्राइमरी सेक्टर में। उद्योग आते हैं द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में, और सेवाएं आती हैं तृतीय टर्सरी या सर्विस सेक्टर में। तो इन तीनों सेक्टर में किस आधार पे बांटा गया है? मानव की गतिविधियों को, जो एक्टिविटीज मानव के द्वारा की जा रही हैं, उनके आधार पे 3 सेक्टर में विभाजित किया गया है इकोनॉमी को। अभी वर्तमान में आप 4th और 5th सेक्टर भी देखते होंगे, चतुर्थक और पंचम, जिनको क्वाटनरी और क्वाइनरी भी कहते हैं हम। तो चतुर्थक और पंचम क्षेत्र में क्या है? वो सेवा क्षेत्र का ही उन्नत रूप है, यानी सेवा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर का ही उन्नत रूप, उसके आगे का रूप है क्वाटनरी और फिर क्वेनरी, ये दोनों। तो वो हम इनको डिटेल में पढ़ते समय देख लेंगे कि सेवा क्षेत्र के बाद जैसे आईटी सेक्टर हो गया, ऐप डिजाइनर हो गया, ये सभी आ जाते हैं चतुर्थक क्षेत्र में। और इससे भी ऊपर जो नीति निर्माता हैं, जो बड़े सलाहकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो शोध करते हैं, ये सभी आ जाते हैं क्वेनरी या पंचम क्षेत्र के अंदर। तो ये टर्सरी का ही एक्सटेंडेड है, 4th और 5th दोनों। तो वो हम इनको डिटेल में पढ़ते समय देख लेंगे। इसके बाद देखिए, एक वर्ष में ये तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि एक वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों से होने वाले कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन जो इन तीनों क्षेत्रों से हुआ है, उसके मूल्य का योग उस अर्थव्यवस्था की जीडीपी कहलाता है। कि हमें भारत की जीडीपी जाननी है तो हम योग कर लेते हैं किसका? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसके मूल्य का योग हो जाता है भारत की जीडीपी। अभी हमें बजट डिस्कस करना है, तो इसीलिए हम आज शुरुआत कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, और बजट को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएं उससे पहले, बजट पढ़ने से पहले, इसीलिए कुछ टॉपिक हमारे कवर करने हैं हमें, ताकि हमें बजट की जो समझ है वो बहुत बेहतर हो सके हमारी। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में उनके क्षेत्रकों का सकल आय में योगदान और कितने लोग उन पर अपनी आजीविका के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए निर्भर हैं, इस आधार पे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स का डिवीजन कैसे है, तो आप कहोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था या कोई भी अर्थव्यवस्था है, उसका विभाजन कैसे होता है, तो आप ये कहोगे कि उसका अर्थव्यवस्था का विभाजन होता है, उसके लिए कोई एक आधार होना चाहिए, यानी किसी ना किसी आधार पे हम अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था,
ये किस आधार पे अर्थव्यवस्था को हमने बांटा है? ये बांटा है कि किसी भी देश की जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना योगदान है और कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका, अपने लाइवलीहुड के लिए उस सेक्टर पे डिपेंड हैं, इस आधार पे। इसके अलावा क्या आधार होते हैं? जैसे कोई देश अन्य विश्व के देशों के साथ किस तरह के आर्थिक संबंध रखता है, इस आधार पे भी देशों को बांटा जाता है। एक होते हैं खुली अर्थव्यवस्था वाले देश और दूसरे होते हैं बंद अर्थव्यवस्था वाले देश। इसके अलावा जो विकास की प्रक्रिया है, इसके आधार पे भी अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो हमारे लिए अर्थव्यवस्था का डिवीजन तो ठीक है, लेकिन वो डिवीजन किस आधार पे किया गया है, ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पढ़ते होंगे ना कि कभी तो पूंजीगत अर्थव्यवस्था आ गया, कभी हम बात कर रहे हैं कृषि औद्योगिक ये अर्थव्यवस्था। तो इतनी कितनी अर्थव्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था का डिवीजन, जो विभाजन किया जाता है, उसका आधार जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे अलग अलग आधार हैं जिनके आधार पे अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। तो अभी 2-3 आधार तो हमने देख ही लिए हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में। जैसे अर्थव्यवस्था का विभाजन किया है कि जीडीपी में कितना % रोल है और कितने लोग आजीविका के लिए निर्भर हैं। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जीडीपी में इस सेक्टर का रोल 50% या उससे भी अधिक होता है। तो उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी जो टोटल आय हो रही है, जो टोटल उत्पादन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है, उसमें 50% या इससे अधिक का प्रोडक्शन जो है वो कृषि क्षेत्र से आता है, यानी प्राइमरी सेक्टर से आय हो रही है। तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। और 50% या इससे ज़्यादा लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो ये 2 आधार बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह से औद्योगिक अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? यदि किसी देश की जीडीपी में 50% या इससे अधिक योगदान उद्योगों का होता है और इसी अनुपात में, यानी 50% या इससे अधिक जनसंख्या भी उद्योगों पे अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इसके अलावा ठीक यही अनुपात सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था में, कि यदि जीडीपी में 50% और या इससे अधिक और इतने ही प्रतिशत लोग यदि सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं किसी देश के, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं ये तो सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सर्विस इकोनॉमी है। तो ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी तो आ जाता है खुली अर्थव्यवस्था, कभी बंद अर्थव्यवस्था, कभी आ जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कभी हम पढ़ते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो ये इतनी सारी अर्थव्यवस्था का डिवीजन क्यों है? क्योंकि अर्थव्यवस्था को अलग अलग आधारों पे बांटा गया है। तो आपके लिए आधार जानना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जब हम बजट पढ़ेंगे तब तो हम देखने ही वाले हैं कि भारत का 2020-21 में जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का कितना था, उद्योग क्षेत्र का कितना था और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का कितना योगदान था। और 2021-22 ये तो हम बजट देखते समय डिस्कस करेंगे ही। इसे आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से कितने % जीडीपी में योगदान है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितने % है और सर्विस सेक्टर से कितने % है। ये आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, है ना, देख करके। हम तो पढ़ने ही वाले हैं बजट को पढ़ते समय। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, भारत की मौद्रिक नीति, इसे तो आज हम पढ़ने ही वाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को। आरबीआई और बैंकिंग प्रणाली, भारत का वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार में मुद्रा बाजार भी और पूंजी बाजार भी, और पूंजी बाजार के तहत शेयर मार्केट भी। इसके अलावा राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, हमारे देश का टैक्स सिस्टम कैसा है, और इसमें हम जीएसटी को भी पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को पढ़ेंगे। भारत का वैदेशिक क्षेत्र, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में विदेशी विनिमय दर प्रणाली, और इसके अलावा मुद्रा का अवमूल्यन, अधिमूल्यन, डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार,
मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता, फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी, और इसी के तहत फेरा और फेमा, ये कौन कौन से कानून हैं। विदेशी ऋण, फॉरेन डेट, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे देश के लिए अच्छा होता है, एफडीआई अच्छा है या एफपीआई अच्छा है, कितने % भारत ने छूट दे रखी है, कौन से सेक्टर में कितने % एफडीआई आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं विदेशी निवेश के अंदर। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये और बहुत समझने लायक टॉपिक है। भारत में आर्थिक नियोजन, जो कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और इसी में योजना आयोग और वर्तमान में नीति आयोग। इसके अलावा भारत में कृषि क्षेत्र का क्या रोल है भारत की अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक क्षेत्र का क्या रोल है और ये किस तरह से बढ़ता जा रहा है और किस तरह से हमें इसमें और विकास करना है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, जो कि धीरे धीरे भारत के लिए बहुत प्लस पॉइंट बनाते जा रहा है सर्विस सेक्टर, तो सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है और किस तरह से हम इसे और एनहेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारी राष्ट्रीय आय भारत की, हमारी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें पढ़ना होता है गरीबी, पोवर्टी, और ये शब्द जिससे आप सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, बेरोजगारी, क्योंकि इसी को तो हटाना है, इसीलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, आपसे बेहतर प्रैक्टिकली परिभाषा तो कौन जानता होगा बेरोजगारी की। देखिए, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रा अपस्फीति क्या होता है, और आज हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में भी एक टॉपिक है मुद्रास्फीति। भारत की जनसंख्या नीति, भारत में जनगणना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह और समझौते, और इनमें हम वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, बिम्स्टेक, सार्क, बहुत सारे संगठन कवर करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में यदि किसी इम्पॉर्टेंट संगठन, संधि, समझौते से क्वेश्चन आए तो वो हिलना नहीं चाहिए। तो इतने सारे टॉपिक बेसिकली हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने होते हैं। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में इन टॉपिक को लिख भी सकते हो, और जैसे जैसे आप खुद से भी पढ़ते हो तो उन टॉपिक को टिक कर दिया करो। जैसे मान लो आपने गरीबी, पुअर्टी पे वर्क कर लिया है और आपने कंप्लीटली इसको पढ़ लिया है और इसके क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, तो आप इस पर टिक कर दो कि ये टॉपिक कवर हो गया है। तो इतने सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, और टॉपिक वाइज पढ़ने से ये होता है कि आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या मैंने पढ़ लिया है, क्या क्या छोड़ दिया है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट था। इनमें भी कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसीलिए इनको ऐसे आप करके लिख करके पढ़ सकते हो और टिक कर सकते हो कि कौन से टॉपिक कवर हो गए, कौन से बचे हुए हैं। जैसे हम इतिहास में भी तो इसी तरह पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में भी, कि भाई हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और फिर हम देखते हैं कि भाई मध्यकालीन भारत मेरा पढ़ लिया है मैंने, अब आधुनिक भारत बचा हुआ है, तो मॉडर्न इंडिया मुझे पढ़ना है, उसमें भी मैंने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया है, अब तो बस भारत को आज़ादी करवाना है। तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक्स का भी आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ने हैं। चलिए, अब क्योंकि आज हमें मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ना है, ये हमारा टारगेट है, तो इसलिए सबसे पहले हम आरबीआई का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं कि आरबीआई बना कैसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की मौद्रिक नीति बनाता है, उसे रेगुलेट करता है, तो आरबीआई कैसे बना। देखिए, 1926 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने ये कहा था कि भारत में भी एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, तो ऐसी सिफारिश की थी हिल्टन यंग कमीशन ने, क्योंकि देखिए बात चल रही है आज़ादी से पहले की, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 1931 में केंद्रीय बैंक के लिए ही भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी सिफारिश की थी कि बिल्कुल भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, वो था 1934 के अंदर, और इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कब एक्ट बना था और कब ये इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो ये 3-4 ही सन है, आप ध्यान रखना है आपको।
अब 1949 में, क्योंकि रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय में, तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1949 में हमने इसका राष्ट्रीयकरण किया और ये उसके बाद में सिर्फ भारत का ही केंद्रीय बैंक बन गया। इससे पहले ये म्यांमार के लिए भी कार्य करता था, आरबीआई। तो 1949 में ये बन गया पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के लिए काम करने वाला हमारा केंद्रीय बैंक, ठीक है। और इसी समय में 1949 में ही बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 भी बनाया गया था बैंकों के रेगुलेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि आरबीआई जो केंद्रीय बैंक, किसी भी देश में जो भी केंद्रीय बैंक होता है उसके कुछ मुख्य कार्य होते हैं, उसके कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। जैसे अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है फेडरल बैंक, वैसे ही भारत में क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं? एक तो मौद्रिक नीति को बनाना और उसे रेगुलेट करना, साख नियंत्रण करना। देखो यहाँ पे मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था एग्जाम का जिसमें साख सृजन लिख करके पूछ लिया था, और जैसे ही साख वर्ड दिखाई दिया आधे से ज़्यादा ने तो तुरंत टिक कर दिया। साख सृजन करना काम होता है व्यापारिक बैंकों का, साख नियंत्रण करना कार्य होता है आरबीआई का। अभी हम जानेंगे कि साख सृजन क्या होता है, साख नियंत्रण क्या होता है। तो साख सृजन अगर शब्द आए तो वो आरबीआई साख सृजित नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुद्रा जारी करना, जो नोट हम काम में लेते हैं वो कौन बनाता है, उनकी डिज़ाइन कैसी होगी, और यदि नोट फंक्शनिंग वाले नहीं रहे, यानी नोट बहुत पुराने हो गए हैं, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा मिट गए हैं, तो ऐसे में उन नोटों को जलाने का काम भी करता है आरबीआई, जो कि काम के नहीं रहते या चलन मतलब जिनको चलाया नहीं जा सकता। आप मना कर देते हो ना कि ये नोट बहुत फटा हुआ है, मैं नहीं लूँगा, तो ऐसे नोटों को यानी मुद्रा जारी करना और मुद्रा को जलाना, यानी जो नोट काम के नहीं रहे उन्हें जलाने का काम भी किसका है, आरबीआई का। बैंकों के बैंक के रूप में एपेक्स बॉडी है बैंकों के लिए तो आरबीआई, आरबीआई एपेक्स बॉडी है। तो बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है कि भाई बैंकों को भी यदि उधार चाहिए, बैंकों को ऋण लेना हो तो वो किसके पास जाएंगे। जैसे हमें अगर लोन चाहिए होता है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक के पास, लेकिन अगर बैंक को लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, तो एपेक्स बॉडी है आरबीआई। इसी तरह भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करना, यानी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई का है। सरकार के बैंकर के रूप में, भाई गवर्नमेंट को भी तो लोन चाहिए, गवर्नमेंट को भी तो पैसों की जरूरत होती है, तो आरबीआई प्रोवाइड करवाता है। तो सरकार के बैंकर के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच करके पैसे लेती है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का क्रय और विक्रय करना, यानी सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करता है कौन, आरबीआई। इसके अलावा एडवाइस करना, कि भी बहुत बार आप सुनते होंगे कि आरबीआई के गवर्नर ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट को इस तरह से लोन माफ़ नहीं करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बैड इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था पे इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, यानी सलाह देने का काम भी करता है आरबीआई गवर्नमेंट को। इसके अलावा विदेशी विनिमय दर का नियमन करना, ये कार्य भी आरबीआई का है। इन कार्यों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो हम पहला कार्य मौद्रिक नीति पढ़ रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, ये भी आरबीआई का काम है। इसके अलावा तीव्र आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए कार्य करना, ये भी आरबीआई का काम है। तो आरबीआई के कामों को देकर के भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के काम कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो कार्य हैं जो आरबीआई करता है। चलिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बैंकों के थ्रू ही आरबीआई रेगुलेट करता है, तो इसलिए हम बस यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बैंक्स का, क्योंकि आज तो हम मौद्रिक नीति पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम बैंक्स को पढ़ेंगे भी, बैंकों की स्थापना किस तरह से हुई, उनका क्या इतिहास है, किस तरह से बैंक कार्य करते हैं, और जो आरबीआई उन पे कंट्रोल रखता है, उनको रेगुलेट करता है, उसका क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट बैंकों पे रहता है। तो बैंकों को हम अलग से पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि भी आरबीआई जो मौद्रिक नीति बनाता है वो कौन से बैंकों पे लागू होती है और कौन से बैंकों पे वो लागू नहीं होती, इसलिए क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। जो अनुसूचित बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, उन्हीं पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी लागू होती है, जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन पे लागू नहीं होती।
इसीलिए क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अनुसूचित बैंक कौन से हैं? जो 1934 का जो एक्ट है उसकी सेकंड शेड्यूल में जो लिस्टेड हैं वो बैंक कहलाते हैं अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक भी दो तरह के होते हैं, एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में भी सार्वजनिक बैंक यानी पब्लिक सेक्टर के बैंक। सार्वजनिक बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें 50% या इससे ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है गवर्नमेंट के पास, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं। रीजनल रूरल बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। तो ये हम इनको डिटेल में बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम ये जान रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे रेगुलेट करता है आरबीआई, इसलिए क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देख लिया है। और सार्वजनिक बैंकों में भी एसबीआई और इसके एसोसिएट्स, इसके अलावा नेशनलाइज्ड बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, ये डिवीज़न किया गया है। अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे। ये सारा जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं ये तो सिर्फ हमारे माइंड में एक फ्रेम, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हमने देखा है। टॉपिक एक्चुअल में हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ये क्या नीति है, क्यों ये बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, क्या इसका उद्देश्य है, क्या पर्पज है, क्या लक्ष्य है? क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो हम देखते हैं क्यों बनाई जाती है ये। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता अर्थात मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज की दर को प्रभावित करने वाली जो नीति होती है उसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति। यानी मौद्रिक नीति इसलिए बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा ताकि आरबीआई कंट्रोल कर सके लिक्विडिटी को, मार्केट में तरलता को, मुद्रा की तरलता को कंट्रोल कर सके और इससे मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सके। क्योंकि मौद्रिक नीति का, इस नीति को बनाने का अगर सिर्फ एक कारण आपको बताना हो कि क्यों मौद्रिक नीति बनाई जाती है तो वो आप बताएंगे मूल्य स्थिरता के लिए। आरबीआई कीमतों में, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति को बनाती है। ये सबसे प्राइम रीजन है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता अर्थात मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज की दर को प्रभावित करने वाली नीतियां मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति का संचालन केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई जाती है? कम और स्थिर मुद्रास्फीति के लिए। लेकिन सिर्फ एक कारण बताना हो तो कीमत या मूल्य स्थिरता के लिए। और मूल्य स्थिरता कब रह सकती है? जब मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे, तभी मूल्य स्थिरता रह सकती है। यानी सेवाओं, वस्तुओं की कीमत स्थिर, स्टेबल कब रह सकती है? जब मुद्रास्फीति ना हो, इन्फ्लेशन ना हो, तब ऐसा हो सकता है। तो ये सबसे मेन कारण है मौद्रिक नीति बनाने का। वित्तीय स्थिरता और समावेशी विकास ये लक्ष्य होते हैं जिसके लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। जब लक्ष्य आपको पता होते हैं तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक बन जाता है कि जब ये लक्ष्य हैं तो किस तरह से आरबीआई वर्क करेगा इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। अब देखिए मौद्रिक नीति के उपकरण। ठीक है, आरबीआई ने मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बना दी। इसके बाद उसने अपने लक्ष्य भी बता दिए कि क्यों मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जा रहा है। लेकिन जो मौद्रिक नीति बनाई जा रही है उसको लागू कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ टूल्स, कुछ उपकरण तो होने चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट काम ये है, या इसको पढ़ने का बेस्ट वे ये है कि आप थ्रू एग्जाम्पल इसे समझिए। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज पढ़ाना है और आपने डिसाइड किया कि आपको आज पढ़ना है, लेकिन इसके लिए आपको क्या टूल चाहिए? आपके पास मोबाइल हो, आपके पास इंटरनेट हो, तभी आप ये क्लास देख सकते हैं, अदरवाइज आप ये क्लास नहीं देख सकते। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो और साथ में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, तो तब आप ये क्लास देख सकते हैं। मैं ये क्लास कब आप तक पहुंचा सकती हूँ, मेरे पास क्या टूल होने चाहिए? तो एक बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, कोई कैमरा या मोबाइल होना चाहिए जिसमें ये रिकॉर्ड किया जा सके, और फिर मेरे पास भी इंटरनेट होना चाहिए कि आप तक पहुंचाया जा सके। तो ये सारे क्या हैं? टूल हैं, उपकरण हैं, क्योंकि इनके बिना हमने जो नीति बनाई है कि हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, ये नीति लागू ही नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह से मौद्रिक नीति के उपकरण होंगे तभी तो मौद्रिक नीति लागू होगी।
तो मौद्रिक नीति के उपकरण टूल्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या हैं? एक तो होते हैं मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे होते हैं गुणात्मक उपकरण। आज की क्लास का मेरा पर्पज है कि आप बैंक रेट, रेपो रेट और दो अनुपात CRR और SLR, इन चार चीज़ों को, और साथ में एक OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको अगर आप समझ गए तो आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं हिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो या तो आप उसे पढ़ते ही नहीं हो या आप उसे पढ़ करके स्किप कर देते हो। तो आज के बाद स्किप नहीं करना है। हम देखते हैं सबसे पहले मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं। तो मात्रात्मक उपकरण हैं बैंक रेट, रेपो रेट, ये दो तो हैं दर। रिवर्स रेपो रेट को कभी भी दर में नहीं शामिल करते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय, यानी अर्थशास्त्र विषय में। जैसे ये चीज़ जो रिवर्स रेपो रेट है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसे काउंट नहीं करते हैं, दो दर मानते हैं और दो अनुपात मानते हैं। बैंक रेट और रेपो रेट ये दो तो हैं दरें, रेट्स हैं, और CRR और SLR ये दो आरक्षित अनुपात, रिजर्व रेशियो हैं, ये दो अनुपात हैं। इनको समझना ही और इनको लागू कर पाना, यानी इनसे पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना, यही आज का हमारा टारगेट है। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इसके अलावा रिजर्व रेशियो, आरक्षित अनुपात, CRR और SLR, और इसके अलावा OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये तो है मात्रात्मक उपकरण। याद रखना है कौन से उपकरण मात्रात्मक होते हैं और कौन से गुणात्मक होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। गुणात्मक उपकरण में हम पढ़ने वाले हैं सीमांत, मार्जिन रिक्वायरमेंट, साख की राशनिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, नैतिक प्रभाव, मोरल सुएजन, इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन, RBI डायरेक्ट एक्शन भी ले लेता है अगर मौद्रिक नीति का पालन ये नहीं करते हैं बैंक तो डायरेक्ट एक्शन। इन इतनी बातों को आज हम समझने वाले हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? वह दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। RBI बैंकों की साख सृजन शक्ति को प्रभावित करता है बैंक दर के माध्यम से। अब यहाँ पे आप सिंपल सी बात ये समझिए कि हमने अभी पढ़ा कि बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है RBI, यानी अगर आपको या हमें लोन लेने जाना होता है तो हम जाते हैं ऋण लेने, उधार लेने, लोन के लिए बैंकों में, और अगर बैंक को लोन चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? RBI के पास। और RBI इसी लोन देने के ऊपर जो बैंक रेट यानी जो ब्याज की दर लेता है उसी से रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को बैंक रेट के द्वारा। कैसे करता है ये अभी हम समझते हैं। RBI को ये लग रहा है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि RBI का काम क्या है? उसे बैंक रेट से क्या लेना देना है? उसे एक्चुअल किस बात से लेना देना है RBI को? RBI को लेना देना है कि मुद्रास्फीति भारत में नहीं बढ़नी चाहिए, कीमतों में स्थिरता रहनी चाहिए, यानी मूल्यों में स्थिरता रहनी चाहिए, वित्तीय बाजार में, यानी कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, स्थिर स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो इसी के लिए RBI काम करता है। अब बैंक रेट को क्यों कम ज़्यादा RBI करता है? ताकि वो मुद्रास्फीति को, मूल्य की स्थिरता को बनाए रखे, मुद्रास्फीति को कम करके रख सके और कीमतों में स्थिरता को बनाए रख सके। तो इसलिए वो बैंक रेट को कम ज़्यादा करता है। अब हम ये देखते हैं कि जब RBI बैंक रेट को कम करता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, और बैंक रेट को बढ़ाता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, एक सिनेरियो, एक सिंपल सी सिचुएशन सोचते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है, यानी हर एक वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत हो रखा है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में RBI का तो यही काम है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखना है। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए RBI क्या करेगा? बैंक रेट को बढ़ा देगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। इससे इम्पैक्ट क्या होगा वो अभी हम देखते हैं कि भी RBI ने बैंक रेट बढ़ा दी। जैसे मान लो पहले RBI 1000 रुपये अगर कोई बैंक RBI से मांगने जाता तो RBI कहता कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, कि मैं 8% ब्याज दर लूँगा, बैंक रेट 8% लगेगी। और अब RBI को लग रहा है कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है, तो RBI क्या कहेगा कि ठीक है 1000 रुपये तो उधार में दे दूंगा, लेकिन अब बैंक रेट लगेगी 10%, यानी बैंक रेट RBI ने बढ़ा दी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे वाणिज्यिक बैंक जो हैं वो RBI से
उधार लेने कम जाएंगे, यानी ऋण लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों पे करना चाहेंगे बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण कम लेंगे, और कम लेंगे तो बैंकों के पास जो लिक्विडिटी है, जिसको वो लोगों को लोन देते हैं, उस तरलता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी पैसों की कमी हो जाएगी। और पैसों की कमी होने से वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, जो लोन लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं उसकी ब्याज की दरों में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे तो हो गए हैं कम और पैसों को लेने वाले लोग हो गए हैं ज़्यादा। तो कैसे वो डिसाइड करेंगे कि इतने लोगों को कैसे लोन दिया जाए, तो ब्याज दर बढ़ा दो। अब इससे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लोन नहीं लेने जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कभी कोई पे नहीं करना चाहता। क्या आप चाहते हो कि आप कोई 10,000 का, या मान लेते हैं आप 1 लाख का लोन लेने जा रहे हो, बैंक आपको कहे कि 1 लाख के लोन पे मैं तो 10,000 रुपये ब्याज लूँगा। हम किसी परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने कहा मैं 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपये ब्याज लूँगा, तो आपको लग रहा है कि ठीक है 1 लाख पे 10,000 मैं दे दूंगा। लेकिन अगर बैंक आपसे कहे मैं 1 लाख पे 20,000 ब्याज लूँगा, तो आपको लगेगा नहीं 20,000 ब्याज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं अभी लोन नहीं लेता हूँ। जब बैंक जो है वो अपनी ब्याज दरों में कटौती करेगा, गिरावट करेगा, तब मैं लोन लूँगा, ताकि मैं इंटरेस्ट पे कर सकूँ उतना। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक मांगेगा तो हम नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह से वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे। जैसे ही बैंक रेट आरबीआई ने बढ़ाई, वैसे ही बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो गई, लोन उधार देने के लिए पैसा कम हो गया, तो बैंकों ने भी क्या किया, ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी। और इस ब्याज की दरों में जैसे ही वृद्धि हुई, तो जो निवेशकर्ता थे या जो परिवार के लोग होते हैं, उन्होंने मांग में कमी कर दी, यानी लोन मांगने ही जाना बंद कर दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब लोगों के पास और निवेशकर्ताओं के पास पैसा नहीं होगा, तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, तरलता में कमी आ जाएगी। और अगर तरलता में कमी आ गई है, यानी निवेशकर्ता के पास और परिवारों के पास, यानी भारत के लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो इससे क्या होगा, उपभोग में, लोगों के उपभोग में और निवेशकर्ताओं के निवेश व्यय में गिरावट आ जाएगी, यानी वो कम हो जाएंगे। लोग उपभोग करना कम कर देंगे और निवेशकर्ता निवेश करना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैंकों को इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दी जा सकती है, इतना महंगा लोन नहीं लिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, उस अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में ही कमी आ जाएगी। और जैसे ही समग्र मांग में कमी आई, यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी आ जाएगी और मुद्रास्फीति आ जाएगी कंट्रोल में। और यही तो टारगेट था आरबीआई का, कि मैं बैंक रेट बढ़ा दूं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सिर्फ एक टूल से पूरी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती। और भारत में तो जो बैंकों में पैसा है वो भारत के लोगों का पैसा है। तो हम ये भी जानेंगे जब हम बैंकिंग सेक्टर को पढ़ेंगे कि क्यों आरबीआई की पॉलिसीज होने के बावजूद, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति होने के बावजूद भी हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमारे साथ, हमारे देश में क्यों होता है। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो लागू होती है उसमें कौन कौन से टूल हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, बैंक रेट बढ़ने से क्या परिणाम निकल कर आया और किस तरह से निकल कर आया। अब आप क्वेश्चन के रूप में इसे कभी गलत नहीं करोगे, कॉमन सेंस लगा लेना है, खुद का एग्जाम्पल रख करके आप खुद को इमेजिन कर लेना और फिर सोचना कि क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप सोचिए, आरबीआई को लगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी आई हुई है, लोग कोई चीज़ खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं, लोगों के पास तरलता नहीं है, यानी लिक्विडिटी, परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं बची हुई है। तो आरबीआई क्या करता है कि अच्छा, मंदी को दूर करना है, अपस्फीति को दूर करना है, डिफ्लेशन को दूर करना है, तो क्या करो भाई, बैंक रेट में कमी कर दो। जैसे ही बैंक रेट को कम किया, जैसे पहले मान लेते हैं 10% थी, अब कर दी 8%, तो वैसे ही वाणिज्यिक बैंक जो है वो भाग भाग के आरबीआई के पास जाएंगे कि ठीक है, इतनी कम इंटरेस्ट रेट तो हम आपको पे कर देंगे, आप हमें दीर्घकालिक ऋण दे दो। तो ऋण अधिक लेंगे बैंक आरबीआई से, और बैंक अधिक ऋण लेकर के खुद के पास तो रखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, उसे मार्केट में लोन के रूप में देंगे। यानी तरलता अधिक हो गई है बैंकों के पास, तो बैंक क्या करेंगे, ब्याज दरों में कटौती कर देंगे, ब्याज दर को कम कर देंगे। जैसे ही ब्याज दर कम की, परिवार और निवेशकर्ता पहुंच गए बैंक कि लाओ भी, हमें भी लोन दो क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। और इस तरह से अर्थव्यवस्था में
तरलता में, लिक्विडिटी में वृद्धि हो जाती है और लोग क्या करेंगे, उपभोग में अपना पैसा लगाएंगे और निवेशकर्ता जो है वो निवेश में पैसा लगाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जैसे ही उपभोग बढ़ता है वैसे ही निवेशकर्ता निवेश बढ़ा करके प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से समग्र मांग में, अर्थव्यवस्था में क्या हो गई है, समग्र मांग में वृद्धि हो गई है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो उनको कोई खरीद ही नहीं रहा था। अब जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ी, उनकी डिमांड भी होने लग गई वस्तुओं की, उनकी कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से मंदी को, मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रित किया जाता है। अब यदि आपको बैंक रेट समझ में आ गई है तो यही सेम ग्राफ चलेगा रेपो रेट के लिए, यही सेम ग्राफ काम करेगा सीआरआर के लिए, यही एसएलआर के लिए। तो आपको अगर ये समझ में आ गई है तो आगे वाली अपने आप समझ में आ जाएंगी, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगी। तो बैंक रेट बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आता है, मुद्रास्फीति और अपस्फीति कैसे कंट्रोल होती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। अब हम देखते हैं रेपो रेट। पहले तो ये जानेंगे कि रेपो रेट होती क्या है, फिर ये जानेंगे कि रेपो रेट को कम ज़्यादा क्यों करता है आरबीआई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे अर्थव्यवस्था पे, हमारे बाजार पे, हमारे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, रेपो रेट वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। बैंक रेट में दीर्घकालीन ऋण देता है, आरआर में, रेपो रेट में अल्पकालीन ऋण देता है। और आरबीआई प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि करता है। ये क्या बात है, हर एक टर्म को समझना है हमें। देखो, यहाँ पे बात ये है कि बैंक रेट में तो वाणिज्यिक बैंक उधार मांगने गए थे, लोन लेने गए थे आरबीआई से, और आरबीआई ने लोन दिया बैंक रेट में, और वो लोन कौन सा था, दीर्घकालिक ऋण था, लॉन्ग टर्म के लिए था। लेकिन कभी कभी बैंक को लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो मैं बैलेंस कर लूंगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो यदि अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने गया है तो उस पर क्या लागू होती है, रेपो रेट, आरआर लागू होती है। आरबीआई रेपो रेट, ब्याज दर तो आरबीआई मांगेगा, आरबीआई बैंकों से। जैसे बैंक हमें नहीं छोड़ते हैं भाई, हमें कोई मुफ्त में लोन थोड़ी देते हैं। मुफ्त में लोन का मतलब कि आप बैंक में गए कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं दे दूंगा 5 साल में वापस आपको। बैंक कहेगा हाँ 5 साल में 10 लाख तो वापस देने ही देने हैं, साथ में इस 10 लाख पे ब्याज और देना है, और वो हर महीने देना है। ऐसे थोड़ी हम लोन बांटने के लिए बैठे हैं। तो ठीक वैसे ही आरबीआई भी इन बैंकों से ब्याज लेता है, ठीक है, लोन देने के ऊपर। तो दीर्घकालिक बैंक रेट, अल्पकालिक तो रेपो रेट। इन दोनों में एक फर्क और है, बैंक रेट यानी जब दीर्घकालिक ऋण मांगने जाते हैं बैंक आरबीआई के पास, तो उस समय पे उन्हें कोई भी कोलेटरल यानी आरबीआई के पास कोई भी सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है, यानी वो सीधे जाकर के ऋण ले सकते हैं। लेकिन रेपो रेट यानी जब अल्पकालीन ऋण लेने जाते हैं तो रेपो रेट तो यानी ब्याज की दर तो देनी होती है। इसके अलावा बैंक क्या करते हैं, खुद के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको आरबीआई के पास रखवा देते हैं और उनके बदले में ऋण ले लेते हैं। और जैसे ही वो ऋण के पैसे बैंकों के पास पूरे हो जाते हैं, वो ऋण तो चुका देते हैं और अपनी सिक्योरिटीज वापस ले आते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रेजरी का बिल है, एग्जाम्पल से समझो, ये कोई बैंक है, इसे चाहिए कि मैं आरबीआई के पास जाऊं और शॉर्ट टाइम के लिए मैं एक लोन ले लूं। तो इस बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को, मान लो कोई ट्रेजरी का बिल है और मान लेते हैं वो 1000 करोड़ रुपए का है, मान लेते हैं, हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए के बिल हैं और ये आरबीआई के पास रखवा दिए 1000 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल, और आरबीआई से पैसा लेकर के बैंक आ गया और बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए थे, बैंक ने उसे यूज कर लिया पैसे का। जैसे ही बैंक को लगा मेरे पास अब 10,000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए हैं आरबीआई को देने के लिए, तो ये जाएगा आरबीआई के पास, 1000 करोड़ रुपए देगा और अपनी जो सिक्योरिटीज जमा करवाई थी उनको वापस लेकर आ जाएगा और वो वापस बैंक अपने पास रख लेगा। लेकिन क्या इतना ही मामला चलता है? नहीं, रेपो रेट कहाँ गई, यानी जितने परसेंट, मान लेते हैं 4% रेपो रेट इन्होंने कहा कि हम लेंगे,
तो 4% ब्याज भी आरबीआई को देना पड़ेगा बैंकों को। लेकिन यहाँ पे मैंने समझाइए ये जो आरबीआई प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से, ये क्या बात है, आरबीआई क्रय क्या करता है, तो सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने पास रखवा लेता है और बैंकों को उधार दे देता है, लेकिन ब्याज की दर तब भी लेता है आरबीआई, ध्यान रखना है आपको। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही लिक्विडिटी बैंकों के पास, आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, बैंकों के पास यदि पैसा है तो इसका मतलब है लोगों के पास पैसा होगा, निवेशकर्ताओं के पास होगा, पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में तरलता होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आरबीआई ने पैसा खुद के पास लिया, इसका मतलब है बैंकों के पास पैसा नहीं बचा है, और या फिर आरबीआई ने जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ब्याज की दर बढ़ाई, इसका मतलब बैंक पैसा लेने आरबीआई के पास नहीं जाएंगे, बैंकों के पास तरलता में कमी है। वैसे ही जैसे ही बैंकों के पास तरलता में कमी आई, वो लोन देना कम कर देंगे, तो जो घरेलू लोग हैं या फिर जो उत्पादन करता है, निवेश करता है, उनके पास तरलता में कमी आएगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक कड़ी जुड़ी हुई है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रेपो रेट को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। अब ये वाला सिनेरियो और देख लेते हैं। मान लेते हैं आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, 4% था उसको 6% कर दिया। अब इससे क्या होगा, बैंक उधार मांगने नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा, बैंकों के पास तरलता कम, बैंकों के पास तरलता कम, बैंक लोन नहीं देंगे, बैंक लोन नहीं देंगे तो घरेलू लोग हैं जो उपभोग करते हैं, निवेश करता है जो निवेश करते हैं, ये निवेश करना, उपभोग करना, उस व्यय को कम कर देंगे। तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, तरलता में कमी, समग्र मांग में कमी हो जाएगी, और मांग में कमी हो जाएगी तो वस्तुओं की कीमत अपने आप डाउन हो जाएगी, क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं हो रही है, तो उनकी वैल्यू अपने आप, उनकी कीमत जो है, प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। तो इससे मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाती है। तो बैंक रेट की तरह ही ठीक वही ग्राफ लागू होता है रेपो रेट के ऊपर, कि जैसे ही रेपो रेट को इंक्रीज किया तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, मुद्रास्फीति जो है कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर तरलता को कम करता है। मान लेते हैं कि बैंकों के पास लिक्विडिटी खूब है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है आरबीआई से लोन लेने जाने की, क्योंकि बैंकों के पास तरलता कहाँ से आती है। आप देखिए, बैंक जो हैं इनके पास एक तो होती है डिमांड लाइबिलिटी और एक होती है टाइम लाइबिलिटी। शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, डीएल और टीएल। डिमांड लाइबिलिटी में क्या होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो आप काम में लेते होंगे वो सेविंग अकाउंट होगा, बचत खाता होगा। इसके अलावा टाइम लाइबिलिटी में क्या आता है, आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट। तो आरडी और एफडी ये बैंकों के पास ज़्यादा आती हैं और इन्हीं में पैसा ज़्यादा रहता है बैंकों के पास, क्योंकि ये वो डिपॉजिट होते हैं, जैसे मान लो आप एफडी करवाने गए, आपने 5 साल के लिए एफडी करवा दी। अब बैंक भी बहुत हद तक एश्योर हो जाता है कि अगर 100 लोगों ने 5 साल के लिए आरडी एफडी करवाई है, मान लेते हैं 100 लोगों ने करवाई है, तो उनमें से 90 लोग भी ऐसे 10 लोग भी ऐसे नहीं होते हैं जो बीच में अपनी एफडी को तुड़वा लेते हैं। यानी 90 लोग तो ऐसे होते हैं जो एंड तक पूरे 5 साल वो पैसा बैंक के पास पड़े ही रहने देते हैं, क्योंकि इन पे बैंक जो है वो ब्याज ज़्यादा देता है। क्यों ब्याज ज़्यादा देता है, आप सिंपल सा लॉजिक समझिए कि आप बैंक में सेविंग अकाउंट के थ्रू हर कभी 10,000 रुपये डलवा लेते हो घर वालों से, फिर 5,000 कभी निकाल लिए, 2,000 कभी निकाल लिए, कभी पता चला अकाउंट 0 पे पहुंच रखा है, कभी पता चला वो 2-3 दिन 10,000 पे पड़ा हुआ है। आपके थ्रू बैंक के पास फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के थ्रू। लेकिन जो रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट आरडी और एफडी होती हैं, इनका पैसा, इन्हीं पैसे से बैंक आगे अपना व्यापार करता है, बैंक लोन देता है, उधार देता है, ये सारे काम करता है। तो इसीलिए इस पे बैंक ब्याज आपको ज़्यादा देता है। इन पे करंट अकाउंट पे तो बैंक कोई ब्याज ही नहीं देता है और सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत कम ब्याज देता है। तो ये जो हैं ये जमाएँ होती हैं बैंकों के पास। अब हम बात क्या कर रहे थे, एनडीटीएल को हम क्यों समझ रहे थे, अभी सीआरआर के समय हमें फिर से एनडीटीएल को समझना ही है, तो हम फिर से इसे देख लेंगे। अभी हम बात ये कर रहे थे कि भी मान लेते हैं बैंकों के पास खूब लिक्विडिटी है, लोगों ने खूब धन जमा किया आरडी, एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के रूप में,
और बैंक जो हैं वो आरबीआई के पास कोई भी उधार मांगने नहीं जा रहे हैं। तो आरबीआई को लगेगा अब मैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे करूं, बैंकों के पास तरलता है, वो तो और आगे से आगे लोन बांटे जा रहे हैं। तो बैंक तरलता को सोखने के लिए, तरलता को कम करने के लिए क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई कहता है भाई मैं आपको ब्याज दूंगा, आप अपनी जो लिक्विडिटी है वो मेरे पास रखवा दो, तरलता पैसा मुझे दे दो, मैं आपको इसके बदले में ब्याज दूंगा। लेकिन रेपो रेट आरबीआई जितना ब्याज लेता है उससे हमेशा कम ब्याज बैंकों को देता है। क्योंकि आप एक बात सोचो, ये वही वाली बात है कि आप घर पे हो, अपने पापा को अगर आप उधार देते हो, एक इमेजिन कीजिए कि अगर आपने अपने पापा को उधार दिया या अपने चाचा को उधार दिया तो वो आपको ब्याज की दर कम देंगे। क्यों? क्योंकि आप छोटे हो। वो कहेंगे नहीं मैं तो 3% ही दूंगा, तुम इतने ही ले लो, आपको माननी पड़ेगी वो बात। एक सिंपल सा एग्जांपल हम घर के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पापा से लोन मांगते हो कि पापा मुझे आप 1 लाख रुपए दे दो, आप बताओ क्या इंटरेस्ट रेट लोगे, वो अपने अकॉर्डिंग मन चाहा इंटरेस्ट रेट यानी आपको जो ब्याज वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो ब्याज आपसे लेंगे। तो ठीक वैसे ही आरबीआई खुद ब्याज कम देता है जब उसने तरलता या लिक्विडिटी या पैसे लिए बैंकों से। तो ट्रिपल आर हमेशा कम होता है रेपो रेट यानी आरआर की तुलना में, ये आपको ध्यान रखना है। रिवर्स रेपो रेट है क्या कि जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर के तरलता को कम करता है। आरबीआई को लग रहा हो कि भाई ये उधार मांगने तो आ नहीं रहे हैं, तो इन्हीं से पैसा उधार लेकर के इनको ब्याज दे देंगे ताकि ये मेरे पास पैसा जमा करवा दें, उसे हम कहते हैं ट्रिपल आर। और जैसे ही ट्रिपल आर बढ़ता है, मान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दी, तो बैंक क्या करेंगे, वो सोचेंगे हम क्यों लोन के झंझट में पड़े, उससे एनपीए भी बढ़ सकता है। तो बैंक क्या करते हैं, अपना पैसा आरबीआई के पास रखवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रिपल आर यानी जो रिवर्स रेपो रेट यानी जो ब्याज की दर आरबीआई से मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है। तो बैंक अपना पैसा तुरंत रखवा देते हैं आरबीआई के पास कि भाई ट्रिपल आर बढ़ा दिया है तो यहाँ पे पैसा सेफ भी है। तो जैसे ही पैसा आरबीआई के पास गया यानी मार्केट में पैसा कम हो गया, तरलता कम हो गई, तो मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। तो ट्रिपल आर बढ़ने पे भी वही इंपैक्ट होगा जो आरआर के बढ़ने पे होगा। आप इसे अपोजिट मत समझ लेना कि रिवर्स रेपो रेट है तो रेपो रेट का जस्ट उल्टा होगा, इसमें उल्टा होगा इसके कार्य के अंदर कि रेपो रेट में बैंक उधार लेने जाते हैं, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई उधार मांगने आया है बैंकों के पास, ना कि इसके रिजल्ट में कुछ उल्टा होगा। रिजल्ट सेम निकल कर आएगा, आरआर बढ़ता है तब भी मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है, ट्रिपल आर को बढ़ाया जाता है तब भी मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। आई थिंक मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही बार बार डिफाइन कर दिया है, लेकिन आप कभी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए इसके बाद में। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ये क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंकों को एक निश्चित प्रतिशत अपनी जमाओं का रखना पड़ता है। बैंकों के पास जो लोगों के द्वारा धनराशि जमा की जाती है, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, आरडी में, एफडी में जो पैसा जमा किया जाता है उसका एक निश्चित प्रतिशत, और ये डिसाइड कौन करता है कि कितना प्रतिशत रखना है, ये आरबीआई निर्धारित करती है। तो वो निश्चित अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है बैंकों को। ऐसा आरबीआई क्यों करता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यदि आरबीआई सीआरआर को बढ़ाए या सीआरआर को कम कर दे तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, एक तो इसका सीआरआर का पर्पस होता है कि एक निश्चित अमाउंट आरबीआई के पास किसी बैंक का होता है तो एक तो लोगों का पैसा कहीं ना कहीं सेफ होता है, दूसरा वो बैंक भाग ना जाए इसलिए भी आरबीआई अपने पास सीआरआर के रूप में रखवाता है, दूसरा मौद्रिक नीति को लागू करने के उपकरणों के रूप में काम आता है सीआरआर कि भाई आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा पैसे को। तो इसीलिए सीआरआर के थ्रू भी आरबीआई जो है वो तरलता को, लिक्विडिटी को, मुद्रा को कंट्रोल करके रखता है। सीआरआर को कम और ज़्यादा करने के क्या इम्पैक्ट आते हैं वो अभी हम देखेंगे। सीआरआर का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। किस तरह से बैंक सीआरआर को मैनेज करते हैं, क्या फोर्टनाइट लैग होता है, कैसे फ्राइडे से फ्राइडे वो अपने यहाँ इस पैसे को आरबीआई के पास रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और कितने प्रतिशत सीआरआर चल रहा है और कितने महीनों में ये फ्लक्चुएट होता है या आरबीआई किस समय पे ये इसको बदलता है, और इसके अलावा रघुराम राजन के क्या बयान थे सीआरआर को लेकर के, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बैंकों को पढ़ते समय।
आज सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि बैंक रेट में बदलाव से मौद्रिक नीति के थ्रू मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल होती है। सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाने या घटाने से मुद्रास्फीति और अपस्फीति कैसे कंट्रोल होती है, हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इसमें समय समय पे परिवर्तन किया जाता है, सीआरआर में चेंजेस किए जाते हैं। सीआरआर जो है वो बैंकों को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की तरह कार्य करता है। सीआरआर पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता, कोई ब्याज नहीं देता, यानी आरबीआई के पास जो बैंक सीआरआर के रूप में जो पैसा रखवाते हैं उस पे आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में तो ब्याज देता है आरबीआई। तो सीआरआर पे आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता बैंकों को। जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता है तो साख सृजन की क्षमता बैंकों की कम हो जाती है। क्यों? आप यहाँ समझिए कि कुल जमाओं का, मान लेते हैं बैंक के पास 1000 रुपये जमा हुए, अब आरबीआई ने कहा कि इसमें से 4% पैसा आप मेरे पास रखवा दो, तो आप सोचिए बैंक के पास क्या रहेगा, 96% पैसे पे बैंक क्या करेगा, अपना 960 रुपये पे बैंक क्या करेगा, अपना व्यापार करेगा, यानी लोन देगा लोगों को, क्योंकि 4% पैसा कहाँ रखवा दिया है, सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखवा दिया है। अब आप सोचिए कि जैसे ही आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ाया, मान लेते हैं 1000 रुपये बैंकों के पास जमा हुए और आरबीआई ने कहा 10% सीआरआर लगेगा, यानी 1000 रुपये में से 900 रुपये पे ही बैंक जो है वो अपना लोन देने का, अपनी साख सृजन करने का कार्य कर सकता है। 100 रुपये तो उसे सीआरआर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखवाने पड़ेंगे। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ही 4% से 10% हुआ सीआरआर, वैसे ही बैंकों के पास लिक्विडिटी क्या हो गई, कम। पहले 4% पे बैंकों के पास था 960 रुपये, 96% पैसा था। अब बैंकों के पास 90% पैसा, 900 रुपये ही बैंक के पास बचे हैं। तो बैंक ऐसे में क्या करेगा, ब्याज की दर बढ़ा देगा उधार देने के लिए। जैसे ही ब्याज की दर बढ़ाई, वो सीक्वेंस चल पड़ेगा जो हमने बैंक रेट में देखा था कि निवेशकर्ता और उपभोग पे व्यय होने वाला पैसा जो है, जिसके लिए आम लोग, घरेलू लोग जो उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, वो कम कर देंगे लोन लेना। जैसे ही उन्होंने कम किया वैसे ही व्यय में कमी आ जाएगी, निवेशकर्ता के द्वारा निवेश में कमी आ जाएगी, समग्र मांग में कमी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही सीआरआर बढ़ा, बैंकों की साख सृजन क्षमता, बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि वो ब्याज की दर बढ़ा देंगे और इससे एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है। तो बैंक रेट बढ़ने पे, रेपो रेट बढ़ने पे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पे और कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर बढ़ने पे क्या होता है, मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। और जैसे ही इनको कम किया जाता है, मुद्रा अपस्फीति कंट्रोल होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं एसएलआर, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक या इसे सांविधिक भी कह देते हैं, क्योंकि देखो स्टैच्यूअरी बॉडी हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, सांविधिक जो संस्थाएं हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, ये होता क्या है, बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत तो रखना होता है आरबीआई के पास, उसे तो हम कहते हैं सीआरआर, और एक निश्चित प्रतिशत जो अपने पास बैंक को खुद के पास रखना होता है। बैंक उसे कैसे रख सकता है, बैंक उसे नगद के रूप में, स्वर्ण यानी सोने के रूप में, और अल्पकालीन अभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में खुद के पास रख सकता है। इस कॉम्बिनेशन में रख सकता है कि जैसे मान लेते हैं 18% एसएलआर, आरबीआई ने कहा बैंकों से कि आपको 18% एसएलआर मेंटेन करना है, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना है। यानी बैंकों के पास अगर 100 रुपये जमा हुए तो इसमें से 18 रुपये बैंकों को क्या रखना है, एसएलआर के रूप में रखने पड़ेंगे। तो एसएलआर को बैंक 18 रुपये को कैसे रख सकते हैं, 10 रुपये का सोना रख लिया, कुछ रुपए नगद में रख लिए और कुछ रुपयों की सरकारी प्रतिभूतियां रख ली, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख ली। यहाँ पे इस टर्म को समझ लीजिए, अभारित, अल्पकालीन अभारित सरकारी प्रतिभूति किसे कहते हैं, अभारित यानी ऐसी सिक्योरिटी जिसपे कोई भार ना हो, कोई लाइबिलिटी ना हो, यानी गवर्नमेंट ने
किसी सिक्योरिटी को आरबीआई के पास गिरवी रखवा करके उस पर लोन ना लिया हो। ऐसी सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए जिस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले चुकी हो और फिर उसे ऐसी को एसएलआर में बैंक भी रख के बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभारित सरकारी प्रतिभूतियां वो उसके रूप में भी बैंक अपने एसएलआर को मेंटेन कर सकते हैं। ये दैनिक आधार पे होता है। बैंक कैसे एसएलआर को मेंटेन करते हैं ये हम बैंकों को पढ़ते समय जानेंगे। देखिए 1989 1 जुलाई 1989 में सीआरआर जो था वो था 15%। सीआरआर 3 से 15% के बीच हो सकता है, सीआरआर था 15%। नवंबर 1995 के अंदर सीआरआर था 14.50%। अब आप समझ सकते हो अभी सीआरआर चलता है 4-5% के आसपास, वो बदलता रहता है, वो हम बैंकों को पढ़ते समय एग्जैक्ट देखेंगे कि अभी की तिमाही में क्या चल रहा है। आप सोचिए इससे सीआरआर बढ़ने से क्या था, बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे कि आपने लोन लेकर ये काम क्यों नहीं किया, तो वो ये कहेंगे कि पहले बैंकों से लोन लेना बहुत इजी टास्क नहीं था, यानी बहुत मुश्किल होता था बैंक से लोन लेना, लोन मिलता ही नहीं था, अदरवाइज तो हम भी कब के बिजनेसमैन बन चुके होते। बहुत बार पेरेंट्स को ये कहते हुए आपने सुना होगा, क्योंकि आप सोचिए बैंकों के पास उस समय आरबीआई लिक्विडिटी बहुत कम रहने देता था, तो तरलता कम रहेगी तो इससे लोन देना बैंकों के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन कोई लेना नहीं चाहेगा। तो आप सोचिए कि ये उस समय का सिनेरियो था। ठीक इसी तरह एसएलआर को भी पहले ज़्यादा रखा जाता था, वर्तमान में तो ये 18-20% के आसपास ही रहता है। तो यहाँ पे एसएलआर के रूप में बैंक अगर अपने पास ज़्यादा पैसे रखेंगे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए, उधार देने के लिए पैसे कम हो जाएंगे, तो इससे मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहेगी। ठीक वही ग्राफ इस पे लागू होगा कि यदि आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देता है कि भाई आपको 18 नहीं, आपको 25% एसएलआर मेंटेन करना है, 25% एसएलआर मेंटेन करना है, तो इससे सोच के देखो कि बैंकों के पास 100 रुपए जमा हुए। अब बैंक जैसे ही कहा कि 25% रखना है, अब बैंकों के पास बचे 75% पैसा, या 100 रुपए माना है तो 75 रुपए ही बैंक क्या कर सकते हैं, लोन के रूप में दे सकते हैं। लेकिन इतने भी नहीं बचे। आप सोचो अगर बैंकों के पास जमाएं 100 रुपए आती हैं, इस पे बैंक को सीआरआर भी मेंटेन करना है, बैंक को एसएलआर भी मेंटेन करना है। यानी बैंक के पास अगर सीआरआर और एसएलआर आरबीआई बढ़ा देता है तो लोन देने का अमाउंट बहुत कम बचता है, बैंकों के पास लिक्विडिटी बहुत कम बचती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही एसएलआर बढ़ाया, बैंकों के पास तरलता कम हो जाएगी तो लोगों के पास तरलता कम हो जाएगी, इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी। ये बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। हमने बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर इनको बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है और ये हमारा ही टारगेट ही था आज का। अब हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि ये भी क्या है, मात्रात्मक उपकरण है, मौद्रिक नीति को लागू करने के मात्रात्मक उपकरण है। ओएमओ भी उसी में आता है, खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई सरकारी प्रतिभूति यानी ट्रेजरी बिल्स या अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनको आरबीआई खरीदता और बेचता है। ऐसा आरबीआई क्यों करता है, ताकि बाजार से तरलता को सोखा जा सके या फिर बाजार में तरलता बढ़ाई जा सके। अब क्वेश्चन बन सकता है कि यदि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोगों से खरीदता है, क्रय करता है, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो जैसे ही आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, इनका क्रय किया, इनको खरीद लिया, यानी इनको खरीदने से आरबीआई ने पैसा किसको दिया, लोगों को, क्योंकि लोगों से क्या खरीदी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंकों से क्या लिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और क्या दे दिया उनको, पैसे पकड़ा दिए। तो यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय करता है तो पैसा चला गया है लोगों के पास, मार्केट में पैसा चला गया है, और मार्केट में क्या बढ़ गई है, लिक्विडिटी। तो क्रय करने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, और जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, यानी हम क्या कर रहे हैं, मंदी का सामना कर रहे हैं, अवस्फीति को कंट्रोल करने की, अवस्फीति के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट में तरलता बढ़ाना चाह रहा है आरबीआई। और यदि आरबीआई यूं कहे कि नहीं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो,
विक्रय कर रहा है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा है आरबीआई। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको दे रहा है, आपसे क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है, यानी आपके पास पैसा कम, मार्केट में पैसा कम। ये खुद से एग्जांपल लेकर के आप समझ सकते हो। आपके पास पैसा कम क्यों? क्योंकि आपने आरबीआई को पैसे दे दिए और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अपने पास रख ली। तो आरबीआई के पास जैसे ही पैसा गया, इसका मतलब मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी इससे। आरबीआई और पैसे, आप इसे बिल्कुल सिंपल यूं भी समझ सकते हैं। आपको सिर्फ ये सिनेरियो ध्यान रखना है कि आरबीआई से पैसा दूर जा रहा है, यानी पैसा कहां जा रहा है, मार्केट में। मार्केट में पैसा जा रहा है, इसका मतलब अपस्फीति पे नियंत्रण हम कर रहे हैं, मंदी को दूर कर रहे हैं। और यदि आरबीआई मार्केट से पैसा खुद के पास ले रहा है, तरलता खुद के पास ले रहा है, इसका मतलब हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम महंगाई को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, हम मूल्य स्थिरता लाना चाह रहे हैं। अब क्रय और विक्रय, ये सिनेरियो हमने समझ लिया। ऐसा आरबीआई करता क्यों है? ताकि या तो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए ऐसा कर सकता है कि भी गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखवा देती है, आरबीआई उन्हें आगे बेच सकता है, क्योंकि आरबीआई तो सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करता है, सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है। तो सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए ऐसा किया जा सकता है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर दे, क्रय कर दे। साख नियंत्रण के उपकरण के रूप में, यदि आरबीआई को तरलता को कम या ज़्यादा करना है, बैंकों की साख सृजन क्षमता को कम या ज़्यादा करना है, तब भी आरबीआई क्रय और विक्रय कर सकता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में कुल मांग को, समग्र मांग या कुल मांग को बढ़ाने या फिर कम करने के लिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनका क्रय विक्रय करता है, और ये कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ये सभी क्या थे? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा 2 अनुपात हमने देखे थे, सीआरआर और एसएलआर, और इसके अलावा ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सभी मात्रात्मक उपकरण थे मॉनेटरी पॉलिसी के। अब हमें देखने हैं गुणात्मक उपकरण कौन से होते हैं। सबसे पहले सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में पहले ये समझ लेते हैं कि मान लो आप बैंक के पास गए और आपका 100 रुपए का कोई घर है, आपने उसको गिरवी रखवा दिया, 10 लाख, 10 करोड़, जो भी आपको मानना है वो मान लो। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। 100 रुपए का घर जो था, जिसकी वैल्यू 100 रुपए थी, वो उसके कागज आपने बैंक को गिरवी रखवाए और आपने कहा मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा अगर आप 100 रुपए की कोई भी जमानत, कोई भी वस्तु, कोई भी कागज आप 100 रुपए की वैल्यू वाले मेरे पास रखवाते हो तो मैं आपको दूंगा 80 रुपए। यानी बैंक ने अपनी सेफ साइड रखते हुए 20 रुपए खुद के पास रख लिए। 20 रुपए बैंक ने खुद के पास रख लिए। यानी अगर कोई व्यवसायी है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, और उसे 100 रुपए का घर गिरवी रखवा करके उसे 80 रुपए मिले, तो उसे अपने बिजनेस में 20 रुपए खुद की तरफ से लगाने पड़ेंगे। अब इस गैप को क्या कहते हैं? ये जो 20 रुपए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसे समझ भी लेते हैं। प्रतिभूतियों या संपत्तियों के बदले जो ऋण दिया जाता है, उसमें गिरवी रखी गई प्रतिभूति या संपत्ति और उसके आधार पर दिए गए ऋण के बीच में जो अंतर है, उसे कहते हैं सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन। यानी चीज हमारी थी 100 रुपए की, बैंक ने कहा मान लिया, मैं खुद मान रहा हूं आपके पास 100 रुपए की वस्तु है, लेकिन मैं आपको इसके बदले में 80 रुपए ही दूंगा। 20 रुपए क्या हो जाएगा? सीमांत आवश्यकता। इसे ही कहते हैं ऋण मार्जिन या सीमांत आवश्यकता। और अब इससे ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे समझना पड़ेगा कि जैसे ही मान लेते हैं बैंकों ने, आरबीआई ने, क्योंकि रेगुलेट तो बैंकों को आरबीआई ही करता है, सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया, यानी इस 20 रुपए को 30 रुपए कर दिया। यानी 100 रुपए की चीज के अब बैंक कह रहे हैं हम तो 70 ही रुपए देंगे, क्योंकि क्या किया? मार्जिन रिक्वायरमेंट, एमआर को बढ़ा दिया है, एमआर को बढ़ा दिया, इस गैप को बढ़ा दिया है। 20 रुपए से क्या कर दिया है? 30 रुपए कर दिया है। तो जैसे ही 30 रुपए किया, अब लोग ऋण लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं भाई 100 रुपए के बदले 70 ही रुपए मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा हम जब एमआर कम होगा तब लेने जाएंगे। तो यहाँ पे इससे क्या होगा? लिक्विडिटी, तरलता में कमी आएगी। और मुद्रास्फीति को कंट्रोल अगर करना है
तो एमआर को बढ़ा दिया जाता है, और अगर यूं लग रहा हो कि तरलता बढ़ानी है मार्केट में तो एमआर को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यानी पहले ले रहा था 100 रुपये, सॉरी 20 रुपये, अब इसको कम करके कितना कर दिया, 10 रुपये ही कर दिया, कि 100 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये ही हम रखेंगे, 90 रुपये आपको पकड़ा देंगे। तो लोग भाग भाग के अपनी जो वस्तुएं हैं उनके बिहाफ पे ऋण लेकर आएंगे, लोन लेकर आएंगे, उनको गिरवी रखवा देंगे। तो इस तरह से लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है। अब जब एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और हम शायद कभी नहीं भूलते फिर। अब हम देखते हैं साख की राशनिंग, एक दो टर्म ही और है फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। साख की राशनिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये क्या होता है, आरबीआई बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करता है। यानी उससे ज़्यादा ऋण कोई बैंक नहीं दे सकता, एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि आप जैसे मान लो बैंकों के पास 100 रुपये जमा हुए, आरबीआई ने कहा आप 50 रुपये से ज़्यादा का ऋण नहीं प्रोवाइड करवाओगे, इससे कम ही ऋण दोगे। यानी बैंकों को एक लिमिट दे दी गई आरबीआई के द्वारा। इससे भी आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सारे काम आरबीआई इसलिए करता है ताकि तरलता को, मुद्रा की प्रवाह को मैनेज किया जा सके। इसके अंतर्गत आरबीआई विभेदात्मक ब्याज की दर की नीति अपनाकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ब्याज की दर को कम भी कर सकता है। मान लीजिए आरबीआई को लग रहा है कि जो वंचित वर्ग है या जो कृषि प्रधान जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर से कोई प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर किसान अगर कोई लोन लेने आ रहे हैं तो उनको उसी दर पे लोन ना दिया जाए जिस दर पे बिजनेसमैन को लोन दिया जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होती है, विभेदात्मक, यानी अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग ब्याज की दरों का निर्धारण कर देना। अगर प्राइमरी सेक्टर के लिए कोई लोन लेने आ रहा है, कृषि के लिए, फिशरी के लिए, डेयरी के लिए, तो उसकी जो ब्याज की दर है वो कम रखी जाएगी। और यदि कोई उद्योग के लिए आ रहा है और अगर कोई सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए आ रहा है तब भी कम रखी जा सकती है। लेकिन अगर कोई बड़े उद्योग के लिए आ रहा है, भारी उद्योग के लिए आ रहा है, तो उसके लिए ब्याज दर बढ़ा करके ली जा सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, विभेदात्मक ब्याज की दर। और बैंक तो क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो बैंक ऐसा ना करें कि सारा पैसा जहां से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है वहीं पे उधार दे दें, वहीं पे लोन दे दें। तो इसलिए आरबीआई ने एक अधिकतम सीमा निर्धारण की है कि इससे ज़्यादा लोन आप नहीं दे सकते हो। इसे कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब हम देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये टर्म हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए, साख की राशनिंग और इसके अलावा हमने देखा था नैतिक दबाव और एक देखा था डायरेक्ट एक्शन। ये सभी क्या है, गुणात्मक उपाय हैं। डायरेक्ट एक्शन में तो आरबीआई फाइन लगा करके डायरेक्ट एक्शन लेता है, बहुत सारी बैंकों पे डायरेक्ट एक्शन लेता है आरबीआई, और वो न्यूज़ में बनी रहती हैं। आपने डेफिनेटली सुना होगा या न्यूज़ पढ़ी होगी कभी ऐसी कि आरबीआई ने डायरेक्ट एक्शन लिया है। नैतिक दबाव क्या होता है, नैतिक दबाव बहुत ही, इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना कि एक दबाव बनाया जाता है। कैसे, जैसे आप बड़े हो गए, आप जब छोटे थे तब तो पेरेंट्स क्या करते थे, आपने कोई बात नहीं मानी है तो 2-4 आपके लगा के भी आपसे काम करवा लेते थे। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो गए हैं तो वो आप पे क्या, नैतिक दबाव बनाते हैं कि अरे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तो तुम समझदार हो, अब तो तुम बड़े हो गए हो। तो ठीक वैसे ही आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई के जो अन्य अधिकारी हैं वो बैंकों से रिक्वेस्ट करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उन्होंने कहते हैं यार देखो ऐसी ऐसी हालत चल रही है अपने देश की और हमें आर्थिक विकास भी करना है, समृद्धि भी करनी है, तो तुम लोग ये बातें जो आपसे कह रहे हैं उनको मान लो ताकि मौद्रिक नीति प्रभावी रहे, ताकि ये सारे काम अगर आप मैनेज करके रखोगे तो इससे हमारे जो मुद्रास्फीति है वो कंट्रोल में रहेगी और जो बाजार है वो कहीं ना कहीं स्थिरता में रहेगा, मूल्य स्थिरता रहेगी। तो ऐसा करके आरबीआई का गवर्नर और अन्य अधिकारी जो हैं वो बैंकों से एक तरह से रिक्वेस्ट ही करते हैं, एक दबाव बनाते हैं। उसमें और ज़्यादा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है नैतिक दबाव में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्या थे, गुणात्मक और मात्रात्मक उपाय थे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता चल निधि समायोजन सुविधा, ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे, नरसिम्हन समिति बनाई गई थी बैंकों के सुधार के लिए। तो इस समिति की सिफारिश पे एलएएफ को अपनाया गया था। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती क्या है, एलएएफ के माध्यम से आरबीआई दैनिक आधार पे बाजार तरलता का प्रबंधन करने में सफल होता है।
LAF का कार्य बैंक कैसे करता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से ही होता है। LAF से बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार तरलता का नियमन कर सकते हैं। ये टर्म कभी पूछी जा सकती है, बैंकों को पढ़ते समय हम फिर से इसे पढ़ लेंगे, लेकिन ये टर्म पूछी जा सकती है तो आपको ध्यान रखना है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के बाद इसे अपनाया गया था और इससे क्या है, रेगुलेट करना RR और RRR के थ्रू RBI के द्वारा दैनिक आधार पर रेगुलेट करना और आसान हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। ये क्या है? MSF ब्याज की, ये ब्याज है, ब्याज की वह दर है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RBI से अपने शुद्ध जमा का 1% रात भर के लिए उधार ले सकते हैं। कभी कभी बैंकों को पैसों को, लिक्विडिटी को या CRR, SLR इनको मैनेज करने के लिए कभी कभी अचानक पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अचानक पैसे मैनेज करने के लिए MSF वो ब्याज की दर है जो बैंक क्या करते हैं, रात भर के लिए, यानी एक रात के लिए अपनी शुद्ध जमा का 1% पैसा RBI से उधार ले लेते हैं, तो इस दर को कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षा वॉल्व प्रदान करता है कि भाई बैंक की साख बनी रहनी चाहिए, लोगों का बैंकिंग सेक्टर पे विश्वास बना रहना चाहिए। अगर बैंक के पास किसी कारणवश तरलता कम है तो बैंक के पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो तुरंत RBI से उधार लेकर के अपने सिस्टम को मैनेज कर सके। तो MSF क्या है? एक सेफ्टी वॉल्व है बैंकों के लिए। अब हम देखते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्रधान उधार दर। ब्याज की वह दर होती है जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देते हैं। आप यूँ समझिए कि अंबानी अगर ऋण लेने जाते हैं और आप अगर ऋण लेने जाते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि बैंक सेम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देता है? कभी भी नहीं। बैंक जो है वो बिजनेसमैन को, और इसीलिए तो किंगफिशर, विजय माल्या, आपने ये सारी न्यूज़ तो डेफिनेटली देखी होंगी, व्यवहारिक तौर पे आपको पता ही है इस बात का। तो आप सोचिए कि विश्वसनीय जो ग्राहक हैं और वही हमारे सबसे ज़्यादा NPA को बढ़ाकर गए हैं, भारत के NPA को। तो सोचिए जो विश्वसनीय ग्राहक है उनको बैंक कम ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करवा देती है और वो बहुत बड़ा लोन अमाउंट लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रधान उधार दर, प्राइम लैंडिंग रेट। लेकिन इससे क्या हो रहा था? बैंकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो बाद में PLR या बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट को BPLR, इसके स्थान पर 2010 से बैंक रेट, बेस रेट लागू किया गया, क्योंकि इससे तो बैंकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो RBI को लगा कि ये विश्वसनीय ग्राहक ही धोखा दे रहे हैं, तो क्या किया गया? 2010 के अंदर बेस रेट लागू किया कि भाई एक आधार दर होनी चाहिए जिससे नीचे बैंक बिल्कुल भी किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अदरवाइज आप सोचिए कि हमारे यहाँ राजनीति जो है वो भी इस चरम पे पहुंची हुई है कि उनके रिश्तेदार भी बैंक वालों से मोल भाव करके किसी ना किसी तरह से बिजनेस सेटअप लगाने के लिए इतने कम सस्ती दरों पे लोन ले लेते हैं बैंकों से। तो इसीलिए RBI ने निर्णय किया कि भाई एक दर ऐसी होनी चाहिए जिससे नीचे कोई भी बैंक किसी को भी लोन नहीं देगा। तो वो क्या अपनाया हमने? बेस रेट, बैंक दर। आधार दर वह ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं दे सकते, यानी इससे नीचे कोई बैंक किसी को ऋण नहीं देगा। इससे बैंकों के साथ जो सौदेबाजी होती थी, एक तो वो खत्म हो गई, मोल भाव ये सब खत्म होकर के बैंकों के लिए ट्रांसपेरेंसी लाना संभव हुआ। यानी बैंक भी तो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बैंक भी तो सामाजिक न्याय में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि वंचित वर्ग को कम ब्याज दरों पे लोन देना चाहिए, जबकि कम ब्याज दरों पे लोन किसे दिया जाता है? बिजनेसमैन को। क्यों? क्योंकि पहले वो अपने विश्वसनीय ग्राहकों के नाम पे उन्हें PLR दे देते थे। तो ये इसी गड़बड़ी को खत्म करने के लिए अब बेस रेट, और बेस रेट के स्थान पे भी अभी MCLR चल रहा है, अभी हम देखेंगे। अब देखिए 1972 के अंदर विभेदात्मक ब्याज दर योजना, डिफरेंशियल रेट ऑफ, ये रेट है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, ये क्या है? इसके तहत बैंकों को अपने समग्र ऋण का, मान लेते हैं बैंक 1000 रुपये ऋण में प्रदान कर रहे हैं, तो इस 1000 रुपये का 1% जो पैसा है वो निर्धन व्यक्तियों को देना था, ताकि समाज के
कम आय वर्ग वाले लोग भी ऋण की सुविधा ले सके। और ये आर्टिकल 38 डीपीएसपी के तहत हमने देखा था कि राज्य का कर्तव्य है कि वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय लाए, समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करे, न्याय लेकर आए। तो इसी के तहत जो वंचित वर्ग है, जो पहले से ही संसाधनों का उपभोग नहीं कर रहा है, जिसके हक में पहले से ही संसाधन नहीं है, कम से कम अब उसके लिए सामाजिक न्याय के तहत ये कर्तव्य है राज्य का कि वो ऐसे काम करे कि बैंक जो हैं वो उनके लिए सस्ती दरों पे लोन उपलब्ध करवाएं। तो ये सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत था और इसे विभेदात्मक ब्याज दर यानी डिफरेंशिएट कर दिया गया है कि भाई जो वंचित वर्ग नहीं है वो ठीक ठीक ब्याज दर भी दे सकता है, लेकिन जो वंचित वर्ग है उसे 1% लोन, क्योंकि ये लोग बैंकों से लोन ही नहीं लेने जाते हैं, आज तक भी यही सिनेरियो चल रहा है। तो ये बैंकों का कर्तव्य है कि वो अपने लोन का 1% हिस्सा तो इन्हीं को दें। ऐसा नहीं कि 100 का 100% लोन जो है वो बिजनेस क्लास को दे दिया जाए। 1992 में अब बैंकों ने ऐसा नहीं किया, तो 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम SBLP स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम लाया गया और इसमें भी यही था कि 1% पैसा है वो वंचित वर्ग को देना है। लेकिन ये जो SBLP है ये भी पूरी तरह से सफल भारत में तो नहीं हुआ है। गवर्नमेंट समय समय पे काम तो करती रहती है। हम जन धन योजना और इन सभी को पढ़ेंगे कि बैंक को पढ़ते समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई गई हैं बैंकों से रिलेटेड जो हैं, डायरेक्ट फंडिंग वाला जो सिस्टम है, तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं MCLR। अभी हमने देखा था PLR और बेस रेट, इनमें क्या इशू आ रहे हैं। अभी वर्तमान में 2016 में RBI ने व्यापारिक बैंकों द्वारा उधार दर तय करने की नई पद्धति सीमांत विधि लागत पर आधारित उधार दर को अपनाया है। RBI ने कहा कि भाई बैंक जो हैं उनकी अपनी कॉस्ट भी तो होती है, भाई बैंक अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं तो उनकी अपनी भी एक लागत होती है, तो उस लागत को निकाल करके ही लोन की रेट डिसाइड करें। ऐसा ना हो कि बैंक जो है वो खुद को घाटे में रख करके और फिर भी मोल भाव के कारण या किसी राजनीतिक दबाव के कारण, बिजनेसमैन के दबाव के कारण उनको बहुत ही सस्ती दरों पे लोन उपलब्ध करवा दें। ऐसा बैंक ना करें। तो इसे कहते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी इतनी तो जो उधार की दर है वो रखी जाए कि कम से कम खुद की मार्जिनल कॉस्ट, खुद की सीमांत लागत तो निकल सके कम से कम। इसे पारदर्शिता लाने के लिए तथा जो ऐसी ब्याज दरों पर बैंक ऋण दें जिससे उधारकर्ता के साथ साथ बैंक के लिए भी उचित हो, यानी बैंक के लिए भी वो घाटे का सौदा ना हो, बैंकों का NPA ना बढ़े, ऐसी कम से कम एक ऐसी दर तो होनी चाहिए ताकि बैंक अपनी लागत निकाल करके बैंक खुद जिंदा रह सके। क्योंकि अगर बैंक ही घाटे में चलते रहेंगे तो बैंक डिसमिस हो जाएंगे, लोगों का विश्वास भी उठ जाएगा बैंकों पे से। तो इसीलिए जैसे कभी कभी ICICI पे किस तरह के बवाल उठते हैं कि ATM में पैसा खत्म हो गया, इससे लोगों का विश्वास उठता है। तो RBI ये निश्चित करता है कि भाई बैंक अपनी लागत निकालने जितनी कॉस्ट तो ब्याज की दर के रूप में कम से कम रखें। तो ये होती है MCLR। ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास का जो मेन टारगेट था वो था बैंक रेट, रेपो रेट, CRR और SLR और OMO। ये 5 चीज़ें मेनली आपको समझाना कि इनके कम ज़्यादा होने से क्या इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था में, हमारी मुद्रास्फीति पे आता है। आई होप ये क्लास आपने एंजॉय की होगी। थोड़ी सी क्लास लंबी जरूर हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बैंकों पे लेंगे कि बैंक किस तरह से वर्क करते हैं, बैंकों का क्या इतिहास है। उसमें जो हमारी बची हुई टर्म्स हैं जो लास्ट में हमने देखी वो फिर से रिपीट हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।